जोर से कोई कथा सुनने नहीं ना आए। ये वैचारिक मंच से हाँ नहीं बोलते रहिए, पता चले कि हमारी बात आपको पहुंच में आ रही है। अरे भाई, दुनिया में कोई इतिहास आपने पढ़ा जिसमें संविधान बदलने के लिए चुनाव कोई लड़ रहा हो? भारत में हुआ कि नहीं हुआ? 2024 का चुनाव लड़ा गया इस बात में कि नहीं कि 400 पार ताकि संविधान बदलना है जोर में? अरे जोर से बोलिए, लड़ा गया ना। मैं तो धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता का और उसमें भी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का कि उनके गुरूर को तोड़ने का और संविधान को बचाने का काम उत्तर प्रदेश वालों ने किया है। और इस बात के लिए आपको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बन गई होती तो आपको लगता है कि संविधान कहीं से बचा होगा? मैं एक बात और कहूं, हम लोग तो विश्वविद्यालय में पढ़े पढ़ाए, असल बात यह है कि संविधान वैसे भी कुछ बचा नहीं है। संविधान को भीतर से खोखला कर दिया गया है। चुनाव आयोग को शिकायत की जाती है कि आपके यहाँ चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए? बाबा साहब ने कहा कि एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट की एक कीमत होनी चाहिए। ये बोला था। आपको जब वोट डालने का अधिकार ही ना हो, आपको जब वोट डालने का अधिकार ना हो, आप अपना वोट गिनवा ना पाओ, आप अपना वोट डाल ना पाओ, बताओ संविधान बचा है क्या? और आप बताओ उत्तर प्रदेश के लोगों, आपके चुनाव कैसे होता है हमसे बेहतर आप जानते हो। क्या पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का ये काम है कि कोटेदार और प्रधान के घर बैठ करके कहा जाए कि अगर हमारे विरोधी का प्रचार करोगे तो तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा डाल देंगे? बताओ सच बात है क्या? बताओ संविधान बचा है क्या? चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो पिस्टल तान दी गई थी वोटरों के सामने। मैं तो उन मुसलमान महिलाओं को यहाँ से सलाम करता हूँ जिन्होंने पुलिस की बंदूक के सामने डरा नहीं और जाकर के अपने वोट डालने की बात की। संविधान भीतर से खोखला कर दिया गया। शिक्षा संविधान देने का काम करता है। छत्रपति शाहू जी महाराज के इतिहास को और जानो मोहम्मदाबाद के लोगों, 1912 की बात है। छत्रपति शाहू जी महाराज, एक दो किस्सा बहुत अच्छा नीरज भाई बता गए। अपने वैचारिक साथी जब मंच पर होते तो इसका फायदा होता है कि बहुत सारी बात आपके दूसरे भाई कह चुके होते तो बची खुची हम कहते थे। अब देखना यह है कि आप लोग कितना बचा के ले जाते हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज का किस्सा सुनना। उन्होंने जो किस्सा बताया उससे अलग एक किस्सा और बताता। एक बार उनके दरबार में किसी ने एक व्यक्ति को बहुत मारा, दरबार के लोगों ने। शाहू जी तक बात पहुंची तो उन्होंने पूछा कि क्यों मारपीट हुई? उन्होंने कहा ये व्यक्ति यहाँ सार्वजनिक पानी पीने की जगह पर पानी पी लिया। तो उन्होंने कहा इसमें क्या गलती है? कह रहे साहब ये तो अछूत है, ये कैसे पानी पी सकता है वहां जहां हम पानी पिएंगे? शाहू जी को जब ये बात पता चली बहुत नाराज हुए, उन लोगों पर कार्रवाई की जिन्होंने ये काम किया। और उसके आगे का किस्सा सुनना, जिस नायक को आप याद कर रहे हो वो कितना बड़ा विचारों का था। उनका नाम भी अभी बताऊंगा, किसको नाम पता तो बताइए। उस व्यक्ति को बुलाया और कहा कि तुम्हारे हाथ से कैसे कोई अछूत हो जाता है? तो उन्होंने कहा साहब किसी ग्रंथ में लिखा है कि मैं नीची जाति का हूं, इसलिए मैं सार्वजनिक तौर पर पानी नहीं पी सकता। शाहू जी ने उसको बुलाया, अपना पैसे से मदद की और कहा कि राज्य के सबसे प्रमुख चौराहे पर चाय की दुकान खोलो और उद्घाटन करने में खुद आऊंगा। तुम्हारे हाथ से जो अछूत होते हैं और पूरे शहर को तुम्हारे हाथ से चाय पिलाऊंगा, तब देखो इसका धर्म प्रचार करता है। उनका नाम किसी को याद है तो बताइए जरा, आपका भी उम्र टेस्ट हो जाए। बताइए। नहीं, अरे जिसकी चाय की दुकान खुलवाई थी। हाँ देखिए किसने बताया, इन्होंने बताया। वैचारिक लोग जुटे होते हैं तो यहाँ फायदा इसका होता है। शाहू जी उनका नाम। शाहू जी ने जो काम किया 1912 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया। 1917 में अपने राज्य के हर एक बच्चे को, याद रखिएगा उससे पहले पढ़ने का अधिकार सबको नहीं था। और कुछ ही साल बीते थे 1848 में जब ज्योतिबा फूले जो माली समाज से आते थे, ओबीसी के लोगों को पता ही नहीं होता। हमारे महापुरुषों को तो दलित समाज के लोग आगे बढ़ा करके बताते हैं कि भाई ओबीसी समाज के लोग आप जानो कि आपके महापुरुष कौन। ये तो हम बात करिए अपने पूरे अपने शेड्यूल कास्ट कमेटी के लोगों को धन्यवाद देते हैं। और याद रखना उत्तर भारत में इन महापुरुषों को ले आने का काम एक शख्स ने किया था आजाद भारत में,
जिनका नाम था मान्यवर कांशीराम, उन्होंने इन तमाम वैचारिक महापुरुषों को उत्तर भारत तक ले आने और पहुंचाने का काम किया। इसलिए हम मान्यवर कांशीराम के उस भूमिका को हमेशा याद करते हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज को यहाँ पहुंचाया। याद रखना माताओं बहनों, आपको भी याद रहना चाहिए, ये जो पढ़ने का अधिकार आपको मिला, मुफ्त में मिल गया था क्या? अभी एक फिल्म आई थी फूले, कितने लोगों ने देखी? हाथ उठाना। जो नहीं देखे उनके हाथ उठा देंगे, कौन जा रहा है चेक करने? लेकिन अगर नहीं देखी हो तो एक बार देख लेना। और 14 अब देखिए, मैं जब आ रहा था तो हर्ष जी साथ में थे, तो मैंने कहा कि नरेंद्र जी के बारे में कुछ बताओ कि उन्होंने अपने इलाके में क्या क्या किया। तो बहुत राजनीतिक बात नहीं कहूँगा क्योंकि वैचारिक मंच है, राजनीति अलग चीज है। इन्होंने बताया कि इस इलाके में शिक्षा के लिए जितने विद्यालय और अस्पताल खोलने का काम नरेंद्र जी ने किया, इतना इस इलाके में और दूसरा किसी ने नहीं किया। ये बात मैं बताया। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए हम इनको बधाई देना चाहते हैं। और अभी देखिए मंच से ये बात बताई गई कि 14 शो बुक करा के फूले फिल्म को दिखाने का काम इन्होंने किया। और जब लखनऊ में हमारे इस मंच पर आने वाले थे डॉक्टर आशुतोष वर्मा, उन्होंने भी लखनऊ में पूरा शो बुक करा के फिल्म दिखाने का काम किया। लेकिन याद रखना, आपको एक बात पता है कि नहीं, जब फूले फिल्म बनी और उसमें एक दृश्य दिखाया गया था कि जब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले शिक्षा देने जाती थी, माताओं बहनों आप भी सुनना, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था इस देश में। जो कहते थे कि सोने की चिड़िया है, हमारा देश सोने की चिड़िया विश्व गुरु है, उनसे जाके पूछना, अगर लड़कियों को पढ़ने का अधिकार था तो सावित्रीबाई फूले को जब स्कूल पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर, मैला और कचरा फेंका क्यों जाता था? ज्योतिबा फूले को अपने घर से निकाला क्यों गया? और कूड़े और भिड़े वाला के दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए कि ये जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले हैं, ये धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। काम खोल कर सुनिएगा, धर्म के खिलाफ काम। कौन सा? शिक्षा देना। समझ रहे कि नहीं? इतिहास बोल रहा हूं। 2-4 मुकदमा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बोलने का एक मेडल जरूर ये होता है कि कभी भी आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। फर्जी मुकदमा सबसे ज्यादा देश में कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैंने कुछ सीखा हो न सीखा हो, एक बात जरूर सीखी है, कितना भी संगीन धाराओं में मुकदमा तुम्हारे ऊपर हो, अपना राज ले आओ और जब मुख्यमंत्री बन जाओ तो अपना सारा मुकदमा वापस करा लेना और डिप्टी सीएम का भी मुकदमा वापस करा। क्योंकि हमें गलत नहीं बता रहे, इतिहास बता रहे। तुम्हारा कैसा धर्म जिसमें दलितों को शिक्षा देने के लिए तुम गोबर फेंक रहे थे, तुम कचरा फेंक रहे थे, तुम सावित्रीबाई फूले के ऊपर 2 साड़ी लेकर के स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए। मतलब दलित पढ़े ना, महिलाएं शिक्षा ना पाए ताकि मानसिक रूप से गुलाम पैदा हो। और उस फिल्म में यही दृश्य दिखाया गया। तो वहां के समाज, वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारा अपमान हो रहा है और उन्होंने उस फिल्म पर कैंची चलवाई। आपको पता है सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म पर कैंची चला के बहुत सारे दृश्य बदलवा दिए, बहुत सारे डायलॉग चेंज करा दिए। आप रोक पाएंगे? जरा अपनी भी आलोचना सुनना। और जब नीरज भाई जितनी बात कह के गए, मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ कि इसको आचरण में ले आना। हमारी जाति की संख्या ज्यादा है तो जितने यादव जी लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारा कौन शोषण करेगा। कुर्मी समाज के लोग होते हैं उनको अलग गुमान, जो कुशवाहा बिरादरी के उनको अलग गुमान, और जिनकी तादाद कम है उनको झूठ बोल करके, उनको बरगला करके, उनको मंच दे करके उनको आप अपने से खिलाफ बनाए। जरा बताओ कि आपके महापुरुषों का जब अपमान हुआ तो आप कितना उसका बदला ले पाए या कितना रोक पाए? फूले फिल्म पर कैंची चल गई, असली इतिहास में आपको नहीं बताने दिया गया। और ज्योतिबा फूले ने जो शिक्षा की जोत जलाई थी, पढ़ाई के लिए विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गया, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। और एक अविद्या में जाने कितने अन्याय अत्याचार कर दिया। हमारे महापुरुषों ने हमारे हाथ में हथियार नहीं पकड़ाए, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके कुर्बानी दी ताकि हमारे हाथों में कलम और किताब आए, तब जाकर के हम गुलामी से दूर होंगे और इस देश पर हमारा शासन। और उस कलम और किताब को आगे बढ़ाने का काम छत्रपति शाहू जी महाराज ने किया। 1917 में प्राइमरी एजुकेशन को
सही कर दिया और अनिवार्य कर दिया। छत्रपति साहू जी महाराज, राजा क्या होता है सुनना। राजा जब समझदार होता है तो प्राइमरी से लेकर के मिडिल तक की सारी पढ़ाई को मुफ्त और अनिवार्य कर देता है। और राजा जब अनपढ़ होता है तो सरकारी स्कूलों को बंद करता है और 18% जीएसटी कलम और किताब पर लगा देता है। अब तो ये आपको चुनना है कि आपने अनपढ़ को राजा चुना है, तो कलम और किताब पर 18% जीएसटी आप दे रहे हैं। आपके सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 5000 स्कूल तो तुरंत बंद होने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे बंद हो गए। बहुत सारे शिक्षक बिरादरी के भी लोग यहाँ आए हो, बचा पा रहे हो क्या आप अपना स्कूल बंद होने से? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1930 के आसपास बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में भाषण देते हुए कहते हैं कि जिस सरकार में लोकतंत्र हो, संविधान से चले, उसमें राजा यानी नेता का काम जिसको कुर्सी पर बिठाया गया, उसकी जिम्मेदारी है कि हर एक गरीब आदमी को शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए, पढ़ाई मुफ्त में मिले, दवाई मुफ्त में मिले, सिंचाई मुफ्त में मिले और जेब में कमाई मिले। और आपके ऊपर अगर कोई जुर्म जाती हो तो उसके लिए आपको सुनवाई मिले। लेकिन उन महापुरुषों ने जो चीजें सरकार के जिम्मे थोपी थी, आपने ऐसे लोगों को, आज जो कह रहा हूं ये बात आप गांव तक पहुंचाना। हमारे लोग अगर वोट न जाते तो वो मुख्यमंत्री बन पाते क्या? जरा सच बताना आप जोर से। हमारे लोग से बने कि नहीं? हमें झूठ बोला, हमें आपस में लड़ाया और हमारे बढ़ने का फायदा उठाकर आज मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए और 29,000 स्कूलों को उत्तर प्रदेश में बंद करने वाले। बताओ सरकारी स्कूल में किसके घरों के बच्चे पढ़ते हैं? जरा जोर से बताना। क्या 90% गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बताओ आप, दलितों पिछड़ों के ही 90% बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते? प्राइवेट स्कूल में जिसकी जेब में पैसा है उसी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ जाते हैं। बताइए गलत है कि सही? जरा जोर से बताइए, आपके जिले का सरकारी स्कूल अच्छा है या प्राइवेट स्कूल अच्छा है? जरा जोर से बताइए। 1 घंटा का। अरे कोई बताइए ना, आपके जिले का सरकारी अस्पताल अच्छा है कि प्राइवेट अस्पताल अच्छा है? प्राइवेट है तो जिसकी जेब में पैसा है वही प्राइवेट स्कूल में जाएगा, प्राइवेट अस्पताल में जाएगा। और जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसका कोई, आपके बच्चे गरीब हैं, आप गरीब थे, आपके पुरखे गरीब थे, अब गरीबी से लड़ करके किसी को शिक्षा मिल जाएगी, जिम्मेदारी किसकी थी? नेता की। तो नेता की डिग्री का पता ही नहीं। मैं तो 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा, बात में उन्हें बोलना हमें पसंद नहीं आया तो उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया। मैं तो कई बार सोचता हूँ, बाबा साहब नौकरी करने गए तो 10 साल नौकरी कर पाए, उनको नौकरी नहीं करने को मिला। ज्योतिबा फुले नौकरी नहीं कर पाए, पेरियार कोई नौकरी नहीं करते थे, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू और सिंह यादव, ये सब नौकरी करने के चक्कर में पड़े होते या नौकरी बचाने के चक्कर में पड़े होते तो हम जैसे लोग यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाते। पुरखों ने कुर्बानी दी, तब जाकर के हमें नौकरी, कलम और किताब हाथ में मिली है। इस बात को हम थोड़े ऐलान करना चाहिए। और जब हमें फैसला लेना हो तो हम चुप हो जाएं कि नौकरी बच जाएगी। ये नीरज भाई पटेल जहां मीडिया हाउस में काम किया करते थे, वो तो एक बहुत अच्छे टीवी चैनलों में काम करते थे, वहां भी तो ये लेकिन वो पत्रकार नहीं बन पाए क्योंकि वो सच बोलना जानते हैं। इसलिए आपके समाज का अगर कोई सच बोले तो उसे पहचानिएगा और पहचानिएगा कि जो लड़ रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मदद की, अखबार निकालने में उनको आर्थिक मदद की और 1920 में बृहस्पति हड़ताली सभा में छत्रपति साहू जी महाराज उस मंच पर बैठे और देश के लोगों को बताया कि इस देश के दलितों पिछड़ों, तुम्हें तुम्हारा नया मसीहा मिल गया है जिसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो तुम्हारी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ेगा। तो ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है छत्रपति साहू जी। भैया नीरज भाई को जाना है इसलिए हो रहा है, थोड़ी देर और बात सुन सकते हैं भाई, मजबूरी मत सुनिएगा, फिर कभी आएंगे तो फिर बात करेंगे, थोड़ा देर से तो थोड़ी देर और थोड़ी बहुत बात करेंगे। क्योंकि देखो भाई, इतना मेहनत से कोई काम होता है, एक
बात बड़ी मुश्किल छोड़ रहा है, तो क्यों न इसका बेहतर फायदा उठाया जाए कि यहाँ से कोई नई बात लेकर चले और कार्यक्रम का मकसद पूरा हो। नीरज भाई और इनको बताया जा रहा है कि उन्हें निकलना है, इसलिए तो चूंकि समय से आ गए तो मैं थोड़ा लेट था, तो मैं थोड़ी देर और आपके बीच में रहूँगा, मेरी जिम्मेदारी है। और हिस्से की लड़ाई से जो मिला था वो भी नहीं बचा पाए। असली सवाल मेरा यहाँ, देखिए हमने भी इतनी किताबें पढ़ ली हैं और हमारी सारी डिग्री ओरिजिनल है, एक भी डिग्री फर्जी नहीं है, हमारी डिग्री पर कोई विवाद नहीं है। हमें नौकरी डिग्री देख करके नहीं निकाला गया, तो हमने किताब लिखी प्रोफेसर की डायरी कभी मिलेगा तो पढ़िएगा। शिक्षा बचाने के लिए हमने अपनी नौकरी कुर्बान की है, क्योंकि हमसे भी कहा गया था कि चुप हो जाओ तो नौकरी परमानेंट कर लो, फिर उसके बाद बोलना। मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर नहीं। हमको पता है कि 14 साल नौकरी कर लिए, गुलामी तो हमारे पूर्वों ने सिखाई ही नहीं, तो हम समझौता करके तुम्हारी गुलामी क्या स्वीकार करते, उससे हम आजाद होकर के अपना काम करें। लेकिन हम जो काम करना चाहते हैं वो आपके जरिए गांव तक पहुंचना चाहिए। और याद रखिएगा, जब हमारे तन पर अच्छे कपड़े आए, हमारे हाथों में कलम और किताब आई, हमें सम्मान से जीने का मौका मिला, ये मंच बनाओ, इस मंच पर इतने विद्वान लोग, सम्मानित लोग बैठे हैं, तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, ये संभव ही नहीं होता। और मैं भी आजमगढ़ के किसी गांव में गाय भैंस चरा रहा होता अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और मंडल कमीशन लागू न होता, तो हम कभी यहाँ तक नहीं पहुंचते। हमारे ऊपर कर्जा है क्योंकि हमने संविधान का फायदा उठाया, इस संविधान का हमने लाभ लिया, तब हमें वहां पहुंचने की नौकरी मिली। मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था, और जब मैं टॉप किया अपनी यूनिवर्सिटी, तो आज मैं तो कथा भी नहीं कहने गया था, वहां तो पढ़ाई कर रहा था। तब भी मेरे प्रोफेसर ने कहा कि अहिरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़कर अगर यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। ये मैंने अपनी किताब में लिखा है। फिर मुझे याद आता है छत्रपति शाहू जी महाराज का इतिहास। छत्रपति शाहू जी महाराज का सबसे ज्यादा विरोध कौन लोग कर रहे थे, आपको पता है उनका नाम? मंच पर बहुत विद्वान लोग बैठे, मुझे पता चला उनमें से एक नाम लिया गया। एक आदमी ने कहा, ये कुनबी किसानों को संसद भेजकर क्या करोगे, क्या वहां जाकर ये हल चलाएंगे? और याद रखना, कुनबी से बाल गंगाधर तिलक, मैंने कहा विद्वान लोग यहाँ पर बैठे, सामने भी बैठे, तो तिलक को इस बात का गुमान था, सती प्रथा, आदमी मर गया तो औरत को चिता पर रखकर जला देते थे, उसको भी कहते थे धर्म। बताओ दुनिया में ऐसा धर्म आपने देखा? आदमी मर गया उसको चिता पर जलाते थे, बेटियों की शादी कम उम्र में कर देते थे, विधवाओं का विवाह नहीं होता था। ज्योतिबा फुले ने विधवाओं के विवाह कराने का काम किया, शिशु संगोपन गृह बनवाया, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनवाया, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने। और तब बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये कुनबी किसान संसद में जाकर हल चलाएंगे। यानी तुम यादव हो, भैंस चराओ, दूध बेचो, बल्टा का काम करो, कथा कहोगे? तुम कथा कहने चले आए, बताओ ना। कथा कहने का काम किसका? तो ज्योतिबा फुले का नाम मुझे याद आता है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी जिसका नाम है गुलामगिरी। उन्होंने लिखा कि जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे लोहे का काम करना लोहार का धर्म नहीं धंधा है, वैसे दान दक्षिणा के नाम पर पाखंड फैला करके दान दक्षिणा लेते रहना उनका धर्म नहीं धंधा है। इस बात को मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं। तो जब धंधे पर चोट लगती है तो आदमी बौखला जाता है। तो कुनबी किसान संसद में क्यों जाएंगे? तो छत्रपति शाहू जी महाराज का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग आपके इतिहास की किताबों में पढ़ाए जाते हैं कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और ज्योतिबा फुले क्या थे, शाहू जी क्या थे? आपके बच्चों की किताबों में इनके बारे में चैप्टर ही नहीं। बताओ उत्तर प्रदेश में चैप्टर तो बताओ है क्या? आपको पढ़ाया जाता है? पता ही नहीं होगा, लेकिन ये जरूर पढ़ाया जाएगा कि पृथ्वी किस पर टिकी है। अभी नरेंद्र जी इतने वैचारिक आदमी है, इन्होंने जब वो छेड़ दिया
मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। एक फिल्म बनी है, यूट्यूब पर सर्च करके देखना, उसका नाम है अब तो सब भगवान भरोसे, फिल्म है। और चूंकि अब मुकदमा मेरे ऊपर करना होगा तो मैं उस फिल्म वाले के ऊपर करवाऊंगा। उस फिल्म में क्या दिखाया गया है, उनके सरकारी स्कूल में एक बार हेडमास्टर आता है चेक करने कि जगह बच्चों को लगाइए एक जगह, हम देखें कैसी पढ़ाई होती है। तो सारे बच्चे एक जगह खड़े हो जाते हैं। तो हेडमास्टर आते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आप में सबसे पढ़ा लिखा बच्चा कौन है? तो मास्टर साहब कहते हैं ई बताएगा। तो उससे पूछते हैं बताओ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? तो जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो बोलना शुरू करता है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और जब तीनों एक दिशा में जाते हैं तब तक दूसरा बच्चा वहीं था, वो बोल पड़ा मास्टर जी गुरुजी झूठ बोल रहा है। तो बोला क्या झूठ बोल रहा है? कहा पृथ्वी जब शेषनाग के फन पर टिकी है तो वो सूरज के चारों तरफ चक्कर कैसे लगाएगी? ये फिल्म में बताया गया। तो उसने कहा कि ये तुमने कहाँ पढ़ा? तो कहे हमारे यहाँ लोग कथा सुनाने आते हैं, वो तो ये सुना के गए कि पृथ्वी उस पर फन पर टिकी हुई है। तो दूसरा कहा कि चुप हो जाओ, ये पढ़ा लिखा बच्चा ये बताएगा। तो उससे पूछा बताओ बेटा। तो उसने कहा कि हमारे विज्ञान की किताब में लिखा है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा जब तीनों एक दिशा में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। तो दूसरा का बच्चा फिर बोल पड़ा। लेकिन मूर्ख आदमी का आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, कभी मूर्खों से पाला पड़े तो चुप रहना चाहिए। मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए, और कोयला होए न उजला और न मन साबुन खाए। हमारे पुरखा कबीर ये कह के गए, और इस मंच पर कबीर साहब का देखिए सदगुरु कबीर सदगुरु रविदास, उन्होंने कितनी सच्ची बात कही है कि भाई साच कहो तो मारंगा, मूर्ख हृदय नचे। एक बार एक जंगल में शेर राजा बन गया। अब शेर राजा बन गया तो उसके बाद एक गधे को लगा कि अच्छे दिन आ गए हैं। तो गधा क्या किया कि बाघ से कहा कि देखो घास सब ये लॉन में जो लगी है ये सब काले रंग की है। तो बाघ बोला अरे तुमको लगता है रतौधी हो गई है, घास तो हरे रंग की है। तो शेर को गधा बोला कि नहीं घास काले रंग की है। तो बाघ बोला नहीं घास हरे रंग की है। तो दोनों लड़ने लगे। शेर बैठा हुआ था, गधे ने कहा कि देखो हुजूर आपके राज में अन्याय हो रहा है। ये बाघ कह रहा है कि घास काले रंग की है, गधा कह रहा है। और बाघ ने कहा कि देखो आप फिर न्याय करो कि घास तो हरे रंग की है। शेर बोला गधा ठीक कह रहा है, बाघ को 1 साल के लिए जंगल से देश निकाला दिया जाता है। गधा चारों पैर पर नाचते नाचते जा रहा है। अच्छे दिन आ गए, नौकरियों को खा गए, अच्छे दिन आ गए। अब गधा तुरंत खुश होकर चला गया। तब बाघ ने शेर से कहा कि हुजूर ये कैसा अन्याय है, आप भी देख रहे हो कि घास हरे रंग की है, तब भी मुझे गलत साबित कर दिया। शेर ने जो कहा मैं मुगलाबाद के लोगों में इशारे में एक पैगाम आपको देकर जा रहा हूँ। शेर ने कहा कि तुझे सजा इस बात की नहीं मिली है कि तू गलत बोल रहा है, मुझे भी पता है घास हरे रंग की है, तुझे सजा तो इसलिए मिली है कि तू अपना सारा जरूरी काम छोड़कर गधे से बहस कर रहा है। तो गधे को क्या समझा पाओगे कि क्या? समझदार लोगों याद रखना, वो तुमसे कहेंगे कि कांवड़ धोने जाओ, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा। हम आपसे कहने आए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर लड़ने जाओ, तब जाकर के आप विचारधारा की बात करना जहां आपकी सरकार आपको लाठी कर सकती है। वो आपको भड़काने आएंगे, वो कहेंगे कि धर्म खतरे में है, ऐलानिया अपने गांव मोहल्ले की दीवारों पर लिख देना हमारे इलाके का स्कूल खतरे में था पर तुम क्यों नहीं आए, हमारे इलाके का अस्पताल खतरे में था पर तुम क्यों नहीं आए, हमारे बच्चों की नौकरी खतरे में थी पर तुम क्यों नहीं आए। और जब दलित पिछड़े हक मांगने जाते हैं तो उनको लड़ाने के लिए कहते हो कि धर्म खतरे में, और नारा सब लगाते हैं भाई जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया भर में जहां भी आस्थावान लोग हैं
उनकी किताबों में लिखा है कि कोई भगवान है तो वो इंसान को पैदा किया है, यानी इंसान को कौन लाया है? भगवान। और 2022 से 2024 में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक क्या नारा लगाया गया? जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे। किसी की भावना आहत हुई? किसी का अपमान समझ में आया? और अगर दलित पिछड़ा अपना हक मांग ले तो उसको कहते हो कि धर्म के खिलाफ है। मैं तो सवाल पूछता हूं, ओबीसी में जिन जातियों की संख्या सबसे ज्यादा, जिनकी सरकार उत्तर प्रदेश बिहार में कितनी बार रही, हम लोग तो उनको भी समझाते थे कि भाई अपनी जाति पर अहंकार मत करना, अपनी जाति के नाम पर लाठी लेकर अपने से कमजोर के ऊपर मत मारना। लेकिन हमारे लोग नहीं समझ पाते थे। हम उनको इतिहास बताते थे कि इसी उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, तो नारा लगाया ओबीसी का आरक्षण देने के लिए, राम नरेश वापस जाओ और वापस जाके भैंस चराओ। बताओ तब यादव का अपमान हुआ था कि नहीं हुआ था? कर्पूरी ठाकुर नाई समाज के थे, बिहार मुख्यमंत्री बने, 26% ओबीसी का आरक्षण लगाया 1977 में। दिल्ली से चलना भेजा संदेश और बार बना में कर्पूरी और भैंस चराना राम नरेश। बताओ अपमान किया था कि नहीं किया था? और छोड़ो, मेरा घर यही पूर्वांचल 100 किलोमीटर भी नहीं है। और गांव के लोगों, पुराने लोगों का कहावत याद है कि नहीं? अहिर गणरिया पासी और तीनों सत्यानाशी। कौन बनाया था ये कहावत? नेपाल से कोई आया था? भूटान बांग्लादेश वाला गाली दिया या मुसलमान गाली दिया था? जरा बताओ हमको। अहिर गणरिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोड़, ये गाली किसने दी थी? जरा मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। किसी मुसलमान ने गाली बनाई क्या? किसी दलित ने आपको गाली दी क्या? और किसी विदेशी और आतंकी ने आपको गाली दी? गाली देने वाला कौन था? जो आज भी कहता था चारपाई पर हमारे सामने बराबर में बैठेगा, तेरी इतनी हिम्मत तो हमारे सामने घोड़ी पर चलेगा। दलित पीटा गया तो समझ में आता था लोगों को कि अरे उनको तो अछूत बना दिया, घोड़ी चढ़ने से मारते हैं, मूंछ रखने पर मारते हैं, अछूत रखने पर मारते हैं। और ओबीसी को लगता था कि हम तो अछूत है नहीं, हम तो मंदिर भी जा सकते हैं, हम तो कथा भी कहवा सकते हैं, हम तो पुजारी भी बन सकते थे। एक बार ट्राई किया और यादव जी की क्या हालत की बताओ। जब यादव को नहीं छोड़ा तो बाकी किसकी क्या आदत होगी? इस बात को यादवों को भी समझना है और बाकी ओबीसी को समझना है। धर्म में मत रहना। मुख्यमंत्री थे किसी प्रदेश में, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, विदेश से पढ़ के आए थे, और 2017 में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी गई तो इसी बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने आवाज को गंगा जल से धुलवाकर एहसास कराया कि हमारी नजर में तुम भी शूद्र हो और हम तुमको अपना धर्म नहीं मानते। इसलिए हम अपने इतिहास को क्यों कहना चाहते हैं महमूदाबाद के लोग। और मैं बात अब यहीं खत्म करूंगा, बहुत लंबे भाषण का मतलब नहीं, समझने वालों को इतने में ही समझ में आ जाएगा। और यादव समाज के लोगों, उस कथा भागवत में तुम्हारा कल्याण है क्या? आपके यहाँ प्रसाद अगर कथा में होता है तो सबको पड़ता है कि नहीं? तो जब चंदा चढ़ावा होता है तो सब में पड़ना चाहिए कि नहीं? मैं तो किस्सा सुना दूं, अब इससे ज्यादा क्या बोला जाए समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पर पुराने लोग कथा हुआ कहते थे, एक आदमी गया और ज्योतिबा फूले वाला किस्सा सुनाता हूँ, छोड़ दीजिए, यूपी ये कहीं करना हो जाएगा, चल के जमानत लेनी पड़ी। ज्योतिबा फूले ने किताब लिखी जिसका नाम है तृतीय रत्न, कभी मिले तो पढ़िएगा। तृतीय रत्न में ज्योतिबा फूले लिखते हैं कि एक बहुत गरीब बेचारा आदमी बड़ा परेशान था। उसकी पत्नी ने कहा कि एक बार हमारा जन्म पत्रिका दिखा लेते हैं उनको, जो धरती पर उनके अवतार खुद को बताते हैं। मैं जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, और समझदार को इशारा काफी। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई जातिवाद से है कि जाति के नाम पर तुम श्रेष्ठ नहीं रहोगे और जाति के नाम पर कोई कमजोर और गुलाम नहीं होगा। हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से है और इसलिए हम उनका नाम लेने की बजाय उस व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। वो आदमी गया और ऐसे पत्री लेकर के दोनों पति पत्नी बैठे, सामने से जब कुंडली देखी गई तो सामने से आवाज आई, तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं। अच्छा, अगर कथा कहने होता तो बहुत बढ़िया कथावाचक मैं भी हो सकता था, कहानी कहना मुझको खूब आता है, लेकिन क्या करे, झूठ बोल करके धंधा करना हमने सीखा ही नहीं।
हम तो सच और हक की बात करते हैं, उसके लिए हमको बहुत कुछ सुनना सहना पड़ता है। और सच की बात सुनो, ज्योतिबा फुले करते नाटक रेफरेंस दे रहा, उसमें जब उसने कहा कि शनि ठीक जगह पर नहीं है, तो वो बेचारा आदमी बोला हुजूर कैसे सही होगा? तो उसने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम एक व्यवस्था बनाएंगे, जो तुम कर दो तो तुमको शनि ठीक जगह पर आ जाए। मेरे पूर्वांचल में कथा कही जाती है और मैं वही कहा था। उस आदमी ने कहा खर्चा कितना आएगा? तो सामने से आवाज आया कि 10,000 रुपया। पहला का जमाना था, आज अगर बड़े वाले कथावाचक को बुलाओगे जो पर्ची उर्ची बनाता है तो लाख रुपया से लेकर 10 लाख का तो पंडाल लगाता है, तब जाकर वो कथा करता है। और पर्चियां बनाने वाला इतना बड़ा पाखंडी है कि अपने छोटे भाई की पर्ची नहीं बना पाया कि वो जेल जाने से बचा ले अपने भाई को, जो अपने भाई को नहीं बचा पाया वो आपको मुक्ति देने के लिए कथा में पर्ची बनाता है। और हमारे लोग वहां जाते हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा, ज्योतिबा फुले ने कहा कि जब उस आदमी ने कहा मेरे जेब में पैसा नहीं है साहब, तो कहा चलो 50% डिस्काउंट दे देते हैं, 5,000 रुपया हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो सामने से फिर आवाज आई कि नहीं साहब 5,000 की नहीं है। तो फिर उसने कहा कि अच्छा 1,000 दे दो, छोटी वाली कथा करवा देता हूँ, 1 महीने बाद पैसा हो जाए तो बड़ी वाली करवा लेना। उस आदमी ने कहा हुजूर इतना भी नहीं है। फिर उसने कहा कि अच्छा एक दक्षिणा छोटी सी दे दो, एक मंत्र दे देता हूँ, जाप करते रहना, तुम्हारा शनि ठीक जगह पर रहेगा। उस आदमी ने अपनी जेब निकाल कर दिखाया कि हुजूर मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। सामने से वो आदमी गुस्से में खड़े होकर बोला, जब तेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब पहले ही कंगाल हो तो तुम्हारा और गलत दशा क्या बिगड़ेगी? दुनिया के हर किसी देश में मंगल ग्रह को पता ही नहीं होगा कि उसके नाम पर भारत में शादी टूट जाती है। हम ये बात क्यों कहना चाहते हैं? हम किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम अपने 90% कमेरा लोगों को समझाना और जागरूक करना चाहते हैं कि मुक्ति किसी और चीज से नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति मिलेगी गुलामी से तो वो स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय से मिलेगी, कलम और किताब से मिलेगी। इसलिए हम आपको पाखंड और अंधविश्वास से बचने के लिए बात करते हैं और मेरे पुरखों ने यही सिखाया। मैंने 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया और कबीर को पढ़ाते थे, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। और जब मैं जोगी कह रहा हूं तो आप किसी और को मत समझ लीजिएगा, आज के किसी जीवित व्यक्ति से इसका कोई रिश्ता नहीं। महात्मा कबीर ने लिखा है, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, बरवा बढ़ाए और दढ़िया बढ़ाए और बरवा बढ़ाए जोगी हो गए ना बकरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अब इससे ज्यादा और नहीं बोलेंगे, क्यों हम आयोजकों को मुश्किल में डालें। संत कबीर ने लिखा, माटी का एक नाग बनाकर, बताएं मैंने सुना, कोरोना माई का मंदिर दुनिया के किसी देश में नहीं बना, भारत में बना। एक महिला की वीडियो वायरल हुई थी, अम्मा कहाँ जाते हो? भोजपुरी समझ लेते हैं? यस। भोजपुरी बोला, अम्मा कहाँ जाते हो? तो कह राते में हमारे सपना में कोरोना माई आए लहनी, पहले 5 गो लौंग और 5 गो छोटी इलायची और 5 गो ऊँची और अड़हुल का फूल एक फेंक नीचे जमीन में गाड़ दिया, दुनिया से कोरोना खत्म हो जाएगी। बताइए वैज्ञानिक भी रसप्रद हो गए कि भारत में वो दवाई थी, हमको पता नहीं था। और आजकल सब वैक्सीन ऐसे लगा दिए कि जिसको वैक्सीन लगाए उस आदमी की अचानक मौत हो गई। लूट लिया इस देश को, बर्बाद कर दिया इस देश को। जिसको अगर ये बगीचा जिसमें लगाया होता है ना, उसी को बगीचे के पौधे को सूखने और उजड़ने से दर्द होता है। ये जो पाखंडी और ये बहरूपिये हैं, इनके पुरखों ने ये देश बनाया नहीं। इस देश के 90% कमेरों ने इस देश को रहने लायक बनाया। कुम्हार, कुहार, पढ़ई, नाई, मुंशी, निषाद, मल्ला, अहिर, गड़िया, कुर्मी और इन तमाम जातियों ने, मेहनत कर जातियों ने इस देश और दुनिया को रहने लायक बनाया है और ये देश और दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। बताओ, बचाने की जिम्मेदारी हमारी नेताओं ने की? उन्होंने शिक्षा बर्बाद कर दी, उन्होंने रोजगार बर्बाद कर दिया और आपको धर्म के नाम पर रोज लाते हैं कि मुसलमानों से लड़ो। ये मुसलमान तुम्हारा आरक्षण खत्म कर रहे हैं क्या? किसी मुसलमान ने मंडल कमीशन का विरोध किया हो आपके इलाके में तो उसका नाम बताओ। किसी मुसलमान ने मंडल कमीशन का विरोध किया? मंडल का विरोध किसने किया था मैं भी जानना चाहता हूँ, जोर से बताओ, जोर से बताओ। मंडल का विरोधी कौन? जो कमंडल लेकर के रख रहा था अपनी जगह का, वो
मंडल का विरोधी है, बताओ गलत है हमसे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपना वैचारिक दुश्मन पहचानिए। हम किसी की आस्था पर चोट नहीं कर रहे, तुम हमारी आस्था पर चोट करो तो हमारी आस्था का कोई मतलब ही नहीं। तुम चुटिया काटो, तुम पैर रगड़वाओ नंगे जमीन पर, रात भर बंधक बनाओ, और पूरी वीडियो में वायरल हो रहा है कि तुम हमारे गांव में आकर के अहिर होके कथा कहोगे। बताओ ये पूरे समाज का अपमान है कि नहीं? ये तो सब्र है। कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी थी, और बताओ इस मन से यहां पर भी आप पीड़ित समाज के लोग बैठे हो। पाल समाज की 8 साल की बच्ची, बताओ उसके साथ गलत हुआ था कि नहीं हुआ था? उसके लोग जब थाने में गए तो FIR दर्ज नहीं हो रही थी। FIR दर्ज हुई, दूसरे आदमी जेल गए, डिप्टी सीएम ने राज्य का मुकदमा बदलवा करके उसी पाल समाज की बेटी के परिवार वालों को मुकदमा कर दिया कि नहीं कर दिया? आप पाल हैं, आप यादव हैं, आप कुर्मी हैं, और देविका पटेल नाम सुना है आपने? देविका पटेल भी भागवत कथा कहती थी। जबलपुर में उनको कथा कहने पर अपमानित कर दिया कि आइंदा यहां नजर में आइएगा। ये किसका बिजनेस व्यापार चल रहा है? कबीर याद आते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते में हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। इस बात को हम यहाँ पर कहने आए हैं कि आपके भीतर सब कुछ है, कि बाहर तो दुकान चल रही है। माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया। सुनना सब लोग, गांव में कुल पाखंड सब हो रहा है आजकल, गांव कथा हो रही है। तो कथा कहनी है तो मैं यहां से कहना चाहता हूं, अगर एक कथा खत्म हो तो उसी के बगल में संविधान की कथा कहना आप शुरू कर दो, आप बच जाओगे, ये मेरा वादा। अगर इस देश में कोई कथा होनी चाहिए तो संविधान कथा होनी चाहिए। बताइए सहमत है नहीं सब? तो पाखंड से बचो। और यही मैं अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन हमारे पुरखे भी पाखंड से बचने के लिए लिख कर गए, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। बताओ समझ गए? अभी कुछ दिन पहले सब डुबकी लगवा रहे थे, जिसको आस्था है चाहे डुबकी लगाए। भगदड़ हुई, लोग मारे गए। सच्चे आंकड़े बताइए क्या सरकार? बताइए। अगर भगवान को ये सब मानते, ध्यान से समझना, मेरी बहुत गंभीर बात। अगर भगवान है तो भगवान से झूठ बोला जा सकता है क्या? तो उसकी मर्जी के बिना तो पता भी नहीं चलता। तो एक मुख्यमंत्री झूठ कैसे बोल सकता है? इसका मतलब या तो भगवान का उसको डर नहीं है, और या तो भगवान, मैं कुछ कहने का, बाकी नरेंद्र जी जानेंगे। वैचारिक आदमी है, इनके बुलाने पर मैं आया। मैं केवल आपसे गुजारिश करके विदा लेना चाहता हूँ। हमारे लोगों ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, ज्योतिबा फूले ने, छत्रपति शाहू जी महाराज ने, पेरियार स्वामी नायकर ने, ललई सिंह यादव ने, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने, जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने, महामना राम स्वरूप वर्मा ने, बीपी मंडल ने, और उसके बाद सांप्रदायिकता की आग लगाने वाले लोगों का रथ रोकने का काम समाजवादियों ने किया था। पहले बिहार में रोका था, फिर यूपी में रोका था। ऐसे समाजवादी लोगों को हम इस मंच से याद करते हुए आपसे गुजारिश करके विदा लेना चाहते हैं। और गुजारिश मेरी ये है, ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपका काम शुरू होगा। और मैं तो प्रोफेसर रहा हूं, तो थोड़ा सा होमवर्क दे दें आप लोगों को। होमवर्क ये है, कथा की तरह यहाँ से सुनकर भूल जाओगे, या अब यही बात गांव-गांव छोटी-छोटी टोली बनाकर कहने के लिए चलोगे आप। कार्यक्रम का मकसद कब पूरा होगा? जब यहाँ सुनी गई बात को गांव-गांव पहुंचाया जाएगा। बताइए सहमत है? बताइए गांव-गांव इस बात को पहुंचाएंगे? दो काम करना है, 3 काम बीजेपी करती है, इसी से अपने लोगों को समझाना है। झूठ बोलती है, लूट करती है, और आपस में फूट डालती है। उनके झूठ को महापुरुषों के सच से जवाब देना। बताइए जवाब देंगे ना? हमारे महापुरुषों ने सच की लड़ाई लड़ी, वो फूट डालने आएंगे
वो फिर वापस आएंगे, वो फिर आपसे कहेंगे कि देखो यादव खराब होता है, 86 में 56 एसडीएम यादव हो गया, तुम कहना कि 8 साल तुम्हारी सरकार की आंकड़ा बता दो, और अगर हम भी मान जाएंगे जाति जनगणना करा दो, हमको भी आंकड़ा सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को गांव को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। बताओ पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? आपकी संख्या है 90%, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर 90% आप हैं, जोर से बोलिए हैं। आप 99% जगहों पर भी प्रोफेसर नहीं, 1% प्रोफेसर, मैं वहां रहा हूं, मुझे पता है। आपके प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं है, आबादी आपकी 90% है। क्या देश में 90% डॉक्टर पीड़ित समाज के हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नहीं है? आप कचहरी चले जाना, 90% वकील आपके हैं क्या दलित पिछड़े आदिवासी? नहीं है, जोर से बोलिए। इंजीनियर 90% हैं, ठेकेदारी में जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं उसमें 90% आपके लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज आपके लोग हैं, फिर आप हो कहां है आप? हम बताएं कहां है? सरकारी अस्पताल में सुबह बीमार लोग जब लाइन लगाते हैं पीजीआई से लेकर के आपके जिले के अस्पताल में, खोजना 90% दलित पिछड़े दवाई के लिए लाइन लगाते हैं। आपके भी इलाके में लेबर चौराहा कोई है, गांव है, यहाँ नहीं होगा, है देखिए, सवेरे जाकर देखना, वहां मजदूरी मांगने के लिए मेला लगा करके मजदूर खड़ा होता है कि दिन भर कोई पेंटर है, कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, पेंटर और ये सब लोग हैं, 90% हमारा आदमी वहां मजदूर बन के रहता है। हमारा आदमी बीमार अस्पताल में दवाई के लिए तड़प रहा है, मर रहा है। हमारा आदमी 90% सरकारी स्कूल में जाता था जिसको ये सरकार बंद कर रही है, हम 90% वहां हैं। हम बेरोजगारों में 90% हैं, हम बीमारों में 90% हैं, हम लाचारों में 90% हैं। ये बताओ सच है कि नहीं? फिर हुकूमत आपकी कैसे आएगी? अचानक बहरूपी आएंगे, झूठ बोलेंगे और आपस में आपको बांट कर चले जाएंगे। सामाजिक कार्यक्रम में तो आप एक जगह बैठ जाते हो, बताओ वोट डालने के लिए एक जगह जाते हो क्या? फिर तो आप इतिहास याद करते हो, ये वाला प्योर नहीं है अम्बेडकरवादी, इसको हटाओ, इन्होंने ये गलती की थी, इनको हटाओ, और सबको आपस में बांट करके। तो बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही थी, एक बंदर आया और उसने कहा तुम लड़ रही हो, मैं तुम्हें न्याय देता हूं। तराजू लेकर आया, एक तरफ रोटी ज्यादा थी तो पहले उधर का खा गया, फिर दूसरी तरफ ज्यादा थी तो उधर का खा गया, फिर एक तरफ ज्यादा हुई तो इधर का खा गया, और खाते खाते बंदर पूरी रोटी खा गया। और फिर दोनों बिल्लियों को कहा देखो कितना बढ़िया न्याय मैंने किया, जितनी भूखी तुम हो उतनी भूखी ये भी है, और जाओ दोनों घंटा बजाओ और जाओ दोनों अपना काम करो। ये बंदर को पहचानोगे कि नहीं? हमारे 90% का मेरा समाज के लोग। और एक बार क्या हुआ, एक